हेलो विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ और समय जब होता है शाम का, कुछ बच्चों के मैसेज आने लगते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि रोज़ बनाना चाहिए, पर समय का अभाव कहिए कि वो बन नहीं पाता है। उसका कारण भी कि एक लॉन्ग वीडियो जो हम बनाते हैं, शॉर्ट हम जल्दी इसीलिए डाल देते हैं कि तुरंत पड़ जाती है। लॉन्ग वीडियो काफ़ी समय लेता है, कोई कंटेंट लिखना, टाइप करना, एडिटिंग करना, तत्पश्चात वीडियो शूट करना, कई बार सही नहीं होता है। बोलते बोलते आवाज़ कुछ वैसी हो जाती है तो उसको फिर दोबारा करना होता है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी मशक्क़त के बाद आप लोग पढ़ें, ना पढ़ें और ना सुने तो बड़े दुख की बात है। परीक्षा में बहुत से विद्यार्थी जानते हैं वो क्या लिखते हैं, मतलब प्रश्न से संबंधित उनका होता ही नहीं है कुछ। बहुत मुझे तो बहुत महसूस होता है, क्योंकि हमारे जैसे और भी टीचर फील करते होंगे कि हम पढ़ाते इतना है, सब बेकार जाता है और इससे भविष्य भी नहीं बनने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो पास कर ही देते हैं टीचर, थोड़ा लिख देते हैं आप तो, और लेकिन वो पास होना तो आपको कहीं का नहीं रहते हैं। आप नंबर इतने कम होते हैं कि ना फॉर्म भर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो वो तो बेकार है पास होना। अब सही नंबर हों, अच्छे नंबर लाइए तो आपको आगे भविष्य में बढ़ने का आगे मौका मिलता है और माँ बाप और टीचर सभी को बहुत प्रसन्नता होती है। आशा है आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगे और भविष्य को अपने स्वर्णिम बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? आदिकाल का नामकरण तथा परिस्थितियों पर प्रकाश। जो आदिकाल में साहित्य था, हमारे साहित्य से बात है, काव्य था, उस पर उन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, ये आज हम जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक काल को आदिकाल कहा है। हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल वीरगाथा काल आदिकाल कहलाता है। हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल वीरगाथा काल क्या कहलाता है? आदिकाल कहलाता है। इसके नामकरण के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। सभी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस काल के नामकरण के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रथम काल के नाम को वीरगाथा काल दिया। छोटी की मात्रा होगा दिया में, फिर भी इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से अभिहित किया। आदिकाल को निम्न विभिन्न नामों से विद्वानों ने अभिहित किया है। जो ये नाम हैं, इन नामों से इन कवियों ने लेखकों ने इसको वीरगाथा काल को नाम दिया। वीरगाथा काल किसने कहा आदिकाल को? जो आरंभिक काल था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत राहुल संकतायन ने। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आरंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से 7 नामों से आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने पुकारा है। ये हमने नामकरण पढ़ा था। अब आया आदिकालीन युगीन की परिस्थितियाँ। तो आदिकालीन युग जो था, उनकी परिस्थितियाँ थी, उनके काव्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी काल के साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसका विशेष परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह उस समय की परिस्थितियों से विकसित हुई हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है कि युगीन परिस्थितियाँ तत्कालीन साहित्य को प्रभावित अवश्य करती हैं। इस काल की परिस्थितियों का संक्षिप्त अध्ययन निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनका प्रभाव काव्य पर पड़ा? राजनैतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक
ये ला जो है एक्स्ट्रा ये आ गया है। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, ये 5 परिस्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका काव्य पर प्रभाव, उस समय जो आदिकालीन जो काव्य था उस पर प्रभाव पड़ा। सबसे पहला है हमारा राजनैतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध तथा अशांति का काल था। जो आदिकाल था वो कैसा था? युद्ध का काल था, अशांति का काल था। हर्षवर्धन गुप्त काल का अंतिम सम्राट था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड राज्यों में विभाजित हो गया। जो भारत था वो खंडों में विभाजित हो गया, जो आपस में ही लड़ते रहते थे वो विभाजित हो गया, और जो राजे थे वो आपस में ही हिंदुस्तान के राजा लोग वो आपस में लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मौका पाकर दुश्मन विदेशियों ने देश में घुसना आरंभ कर दिया। ये आपने अपनी इतिहास हिस्ट्री में पढ़ा होगा। पहले समय में मौका पाकर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। विदेशियों ने, जो विदेशी शत्रु थे, शत्रु बन गए हैं विदेशी, जब उन्होंने देखा कि ये लोग लापरवाह हो रहे हैं, ऐशो आपस में ही लड़ने भिड़ने में लगे हैं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया भारत पे। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्य दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया। उस समय आकर के भारत में घुस आए थे, मोहम्मद गौरी आया था लूटने के लिए। इस प्रकार से भारतीय जनता विदेशी आक्रमण से त्रस्त हुई। आदिकाल में उस समय विदेशी आक्रमण हुए और परिणाम स्वरूप भारत के अनेक शक्तिशाली राज्य नष्ट हो गए, कब्जा कर लिया विदेशियों ने। यह काल युद्ध, शौर्य प्रदर्शन, अराजकता, लूटपाट, मारकाट तथा अत्याचारों का था, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त हिंदी साहित्य पर आक्रमण और युद्ध का प्रभाव का प्रतिफल दिखाई देता है। अब आई हमारी धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियाँ का क्या प्रभाव पड़ा? इस काल में 3 संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध धर्म प्रमुख थे। इसमें से जो 3 संप्रदाय थे इसमें 2 प्रमुख थे, जिनमें जैन, बौद्ध, वैष्णव धर्म के विरोधी थे, अतः धार्मिक संघर्ष की स्थितियां पैदा हो गई। जब आपस में जब सोच, आदमी की मानसिकता जब विरोधी होती है तो आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर विलासिता के जाल में फंसता जा रहा था। धार्मिक संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसका प्रभाव साहित्य पर दिखाई देता है। जो धार्मिक परिस्थितियां थी जो उस समय खराब हो रही थी, उसका प्रभाव हमारे काव्य, हमारे साहित्य पर पड़ा। क्योंकि जो लेखक होता है, जो कवि होता है, वो अपने आसपास वातावरण, परिस्थितियां, आपस काल, सभी कुछ जो कविता पर और साहित्य पर उसका प्रभाव होता है। तो उस समय ये धार्मिक परिस्थितियां हुई जिसका प्रभाव काव्य पर, साहित्य पर पड़ा। फिर आता है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखरों पर था। हिंदू धर्म पर सांस्कृतिक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत धीरे धीरे, मोहम्मद गौरी ने किया था आक्रमण, ऐसे और भी राजा थे मौका पा करके उन्होंने आक्रमण कर दिया था लूटने के लिए हिंदुस्तान को। तो आगमन के भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो गया। अब जब मुस्लिम आके यहाँ बस गए तो उनका जो संस्कृति थी वो भी वही हो गई। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हम उसकी संस्कृति भी हमारे ऊपर प्रभावित होने लगते हैं उसकी। तो वही भारतवर्ष में हुआ। इसका फायदा मुस्लिम संस्कृति के लोग उठाने लगे। वह भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों जैसे मंदिर, विश्वविद्यालय आदि को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। मुस्लिम संस्कृति आदिकाल के हिंदू संस्कृति को प्रभावित करने लगी। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक परिस्थितियां क्या रही हैं। तो सामाजिक परिस्थितियां क्या? जिस देश राज्य में धर्म और राजनीतिक दशा दीनहीन हो, जिस देश में राज्य और धर्म राजनीति की दशा दीनहीन हो, उसमें उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती।
आदिकाल में निरंतर युद्ध के कारण राजा प्रजा की ओर, अपने राज्य की व्यवस्थाओं की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में जाति प्रथा जोर पकड़ने लगी। साधारण जनता जो अशिक्षित थी वह अंधविश्वास के प्रभाव में आने लगी। समाज में स्त्रियों की दशा भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों पर दबाव डालने लगे थे, प्रताड़ित करते थे। सामंत वर्ग समृद्धि और शिक्षित था तथा सामान्य जन अशिक्षित और पीड़ित थे। सती प्रथा भी इस काल का एक भयंकर रोग था। इस समय भारत के स्वयंवर की प्रथा थी। भारत में जो राजाओं के टाइम में जो जब विवाह होते थे तो स्वयंवर होता था, तो राजकुमारी अपने जो राजा को चुनती थी उसी होते थे। लेकिन जब क्या होता था, राजा जो एक तो चुना जाता था, बाकी विद्रोही हो जाते थे, वो उनका दुश्मन बन जाते थे कि वो अपमान अपना महसूस करते थे और उसके बाद में युद्ध के लिए वो प्रेरित होते थे। तो इस समय भारत के स्वयंवर की प्रथा थी जो युद्ध का कारण बन जाती थी। वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों के सम्मान नहीं रह गया था। अब इसके बाद क्या आया? सामाजिक परिस्थितियों के बाद आया हमारा साहित्यिक परिस्थितियाँ। उस समय क्या थी जिसका प्रभाव पड़ा हमारे साहित्य पे? इस काल में साहित्यिक परिस्थितियाँ अत्यंत समृद्ध रही हैं। क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, हेमचंद, विश्वनाथ, श्रीहर्ष, भोज, सोमदेव, जयदेव आदि अनेक आचार्यों एवं कवियों ने श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थीं। परंपरागत साहित्य रचना, दूसरा प्राकृत अपभ्रंश भाषा साहित्य सृजन जैन कवि कर रहे थे। हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य भी थे। इस काल में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पुराणों एवं स्मृतियों पर टीकाएं लिखी गईं। ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई। आनंदवर्धन, मम्मट, श्रीहर्ष जैसी प्रतिभाएं इसी युग की देन थी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला जो हमने पढ़ा है? क्या हुआ कि इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास पर व्यापक रूप से जब हम दृष्टिपात करते माने पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है, संक्षेप में हम कहा जा सकता है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाव और भाषा शैली की दृष्टि से जो विविधता पाई गई है उसका मूल कारण तत्कालीन परिस्थितियां ही हैं। मतलब साहित्य में जो बदलाव है, जो दिखाई दे रहा है कि काव्य जब लिखा कवियों ने आदिकाल में तो युद्ध से संबंधित है। राजाओं के, हमने बताया था आपको कि राजाओं की जो वीरता होती थी उसकी वो वर्णन करते थे। उनकी खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके औजार जो होते थे, लड़ाई के तलवार आदि, उनकी प्रशंसा करते थे। ये उनके जीविका का साधन भी था कवियों का, साहित्यकारों का, क्योंकि जब वो लिखते थे तो उनको पुरस्कार मिलता था, राजा से धन मिलता था। तो बच्चों, ये आपका रहा आज का टॉपिक। आशा है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल हो गया, हिस्ट्री से संबंधित आदिकाल का हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मन लगेगा, और अगर हवा बना के रख लेंगे कि पढ़ाई है तो मन नहीं लगेगा। तो